हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आकाशगंगा एवं तारों का जीवन। आइए इसको समझते हैं हम लोग बारी बारी से। पहले हम समझते हैं आकाशगंगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैलेक्सी। अब हमें यहाँ यह जानना है कि हमारे आकाशगंगा को और कितने नामों से जाना जाता है। इसको और अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि मंदाकिनी एवं दूसरा है मिल्की वे। हम अपने आकाशगंगा को दो नामों से जानते हैं, मंदाकिनी और मिल्की वे। और हम नेक्स्ट देखते हैं अगला कि आकाशगंगा का प्रकार कितना होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं आकाशगंगा, उसको हम लोग देखते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला सर्पिलाकार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पाइरल बोलते हैं। दूसरा होता है हम लोगों का दीर्घवृत्ताकार, जिसको हम लोग एलिप्टिकल बोलते हैं अंग्रेजी में। तीसरा होता है अव्यवस्थित, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेगुलर। तो हमने देखा कि हमारे आकाशगंगा को कितने और अन्य नाम से जानते हैं, मंदाकिनी, मिल्की वे। इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो आकाशगंगा है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। अब इसमें से हमें यह जानना है कि जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी मंदाकिनी है, इन तीनों में से किस प्रकार की है। यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है वह कैसी है, स्पाइरल है, सर्पिलाकार। ठीक है। जो हमारी मंदाकिनी है वह कैसी है, सर्पिलाकार है। और ऐसे भी दीर्घवृत्ताकार और अव्यवस्थित भी आकाशगंगाएं होती हैं, लेकिन हमें अभी इसकी जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम अपने आकाशगंगा को जानेंगे और इसकी विशेषता को जानेंगे। अब देखिए, हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी जो आकाशगंगा है, इसकी कुछ विशेषता है। ठीक है। उसको हम लोग जानने से पहले ये देखते हैं कि जो हमारा आकाशगंगा है एक्चुअली ये बना किस चीजों से है, इनमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ पे वापस इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, आकाशगंगा ये बना किन चीजों से है, ये तारों से बना है। किन से? तारों से मिलके बना है। अब एक आकाशगंगा में लगभग 10 से 20 करोड़ तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में कितने? 10 से 20 करोड़ तारों की संख्या होती है। ठीक है। छोटा सा बात और जान लेते हैं यहाँ पे हम। नेबुला से बनता है तारा, और तारों के समूह से क्या बनता है, आकाशगंगा। अब यहाँ पे जानने वाली एक चीज है, जो नेबुला है ये क्या है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका चर्चा किया था। नेबुला और कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। क्या है ये जो नेबुला है, क्या है, हाइड्रोजन गैस के बादल है। अब हम देखते हैं हमारे आकाशगंगा का आकृति कैसा है, ये दिखता कैसा है हमारा आकाशगंगा, उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने आकाशगंगा को। हम दूसरा कलर भी यूज करेंगे, आप लोग भी अपने कॉपी में वैसे ही अलग अलग कलर का यूज करेंगे। ये हमारे आकाशगंगा का आकृति है। इसमें करोड़ों तारे हैं, जिसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये जितने हमने डॉट मार्क किए हैं ये सब क्या है, स्टार्स हैं, तारे हैं। ठीक है।
ये जो हम सेंटर में देख रहे हैं बीच में, ये जो हमें दिख रही है, इसका नाम है कृष्ण वीवर। क्या नाम है? कृष्ण वीवर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, जो ये ब्लैक होल देख रहे हैं, इसमें जितने भी ये तारे हैं, इनका जब जीवन कंप्लीट हो जाता है, जब ये मृत हो जाता है, जब कोई तारा मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उस तारे का अंत कहाँ पे हो जाता है? इस ब्लैक होल में हो जाता है। इस ब्लैक होल का डेंसिटी, घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसमें प्रकाश भी अगर चला जाएगा, लाइट भी अगर चली जाएगी, तो वो इसमें फंस जाएगी, दिखाई नहीं देगी। बहुत हाई डेंसिटी के कारण इसमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो काली धुंधली दिखाई पड़ती है। अब आकाशगंगा के एक दो विशेषता है, उसको जान लेते हैं। इसका और क्या विशेषता है? पहला, जो हमारी आकाशगंगा है, इसकी 3 भुजा होती है। 1 2 3। इसकी 3 भुजा होती है। ठीक है, इसकी 3 भुजा है। पूरा कंप्लीट लिखते हैं। दूसरा चीज, जो हमारी आकाशगंगा है, ये भी रोटेशन करती है, ये भी घूमती है, ये भी मूव करती है। तो ये किस डायरेक्शन में घूमती है? यह जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमती है। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि जो हमारी आकाशगंगा है वह कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या समझते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है, घड़ी जो सीधी सुई जो चलती है, घड़ी के जो चाल है, उसके उल्टी दिशा में अगर घड़ी के सुई को घुमा दिया जाए, यानी कि उल्टा चलने लगे, उसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और इसको आसान भाषा में समझें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ रोटेशन करता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेशन करता है। तो हम जान गए, हम अपने आकाशगंगा के बारे में ये चीजें, विशेषता जो है, इसको हमने जाना। ये इसकी 3 भुजा होती है, और जो दूसरी भुजा है इसकी, जो हमारी आकाशगंगा की दूसरी भुजा है, ये वाली, यहाँ पे हमारा सन स्थित है। जो हम सन देखते हैं अपना, जो हमें रोज सुबह में या फिर पूरे हमारे दिन में जो दिखता है सन, वो जो सन है वो कहाँ पे स्थित है? वो हमारी आकाशगंगा की दूसरी भुजा में स्थित है। ठीक है, इस चीज को हम जान गए। एक और चीज है, जो हमारा सन है, ये जो हमारा सन है, ये किस प्रकार का तारा है? सन भी हमारा तारा ही है। ठीक है, तो जो हमारा सन है, ये किस प्रकार का तारा है? द्वितीयक प्रकार का तारा है। कैसा है? द्वितीयक प्रकार का, यानी कि इसको कह सकते हैं हमारा सन जो है सेकंड जनरेशन का तारा है। कैसा है भाई? सेकंड जनरेशन का तारा है। हमारा जो सन है वो सेकंड जनरेशन का तारा है, फर्स्ट जनरेशन का नहीं है। इसको आगे समझेंगे कि ये कैसे सेकंड जनरेशन का तारा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज को और विस्तार से समझेंगे कि हमारे तारों का विकास, जन्म, उत्पत्ति कैसे होता है। हमारे तारों का उत्पत्ति कैसे होता है, उस चीज को जानेंगे हम लोग। इस आकृति को जो है हम यहाँ मिडिल में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ पे इसको हमें जरा सा हटाना पड़ेगा ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। देखिए, यहाँ समझने वाली क्या बात है, हमने यहाँ पे लिखा था कि जो हमारी आकाशगंगा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। ये बात हम जान रहे हैं, जान भी गए, अभी हमने जाना, पहले से भी अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी ये हमारी आकाशगंगा,
तो ये आखिरी कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा के प्रारंभिक बिंदु पे, यानी कि ये है इसकी प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यहाँ पे कुछ गैसें मौजूद होती है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे, हालांकि इसको मैं लिखने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन ध्यान से जो सुन लेंगे एक बार तो हमेशा याद रहेगी। हमारी आकाशगंगा के सबसे आखिरी भुजा के प्रारंभिक बिंदु पे यहाँ पे ना गैसें मौजूद होती हैं। तो जब ये आकाशगंगा रोटेट करती है अपने डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आसपास की जो गैसें हैं वो क्या होती है कि इस जो प्रारंभिक भुजा है, तीसरी कक्षा की जो प्रारंभिक भुजा है, इससे ये गैसें टकराती हैं और टकराने के दरमियान क्या होता है कि ये डिस्टर्ब होने लगती है। जब कोई गोल बस कोई चीज अगर फैला हुआ है और उस पे चारों तरफ से ऐसे गोल गोल टकराते हैं, या फिर कोई गोल गोल वस्तु पे ऐसे वायु या फिर और भी किसी चीज का दाब अगर पड़ेगा तो भी उसके साथ साथ गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है, वही घटना यहाँ पे हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमारी आकाशगंगा रोटेशन करेगी तो यहाँ पे जो आसपास की मौजूद जो गैसें हैं वो इससे टकरा करके ये भी ऐसे गोल गोल घूमने लगती है, यानी कि यहाँ की गैसें डिस्टर्ब होकर के ये यहाँ की जो गैसें हैं ये भी गोल गोल ऐसे घूमने लगी। यहाँ पे कौन सी गैस है? वही हाइड्रोजन गैस। हम जब भी गैस की बात करेंगे तारों के परफेक्ट्स में तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसें मौजूद हैं वो गैसें क्या होती हैं कि हमारी गैलेक्सी के जो आखिरी भुजा है उसके प्रारंभिक बिंदु से टकराती हैं, तो वो गैसें डिस्टर्ब होने लगती हैं और डिस्टर्ब होकर के वो भी गोल गोल घूमने लगती हैं। जब यह गोल गोल घूमने लगेगी, ऐसे यहाँ की गैसें ऐसे गोल गोल घूमने लगेगी, तो क्या होगा कि आप लोग को पता होगा, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि कोई भी वृत्ताकार वस्तु पे अगर वो चल रही है, घूम रही है, तो उसके केंद्र की तरफ क्या होता है? उसके केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, तो जब यह काफी तेजी से घूमने लगेगा, इस आकाशगंगा के घूमने के कारण इसे टकराएगी तो ये भी घूमने लगेगा। जब यह घूमेगा तो इसके केंद्र की तरफ क्या होगा? चारों तरफ से ऐसे इसके केंद्र की तरफ यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होगा? अभिकेंद्र बल लगने लगेगा। क्या लगेगा? अभिकेंद्र बल। इसको अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब यह फिर से समझते हैं, जब हमारी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो वहां पे कुछ इसके प्रारंभिक बिंदु पे, आखिरी कक्षा के प्रारंभिक बिंदु पे यहाँ पे कुछ गैसें मौजूद होती हैं। वो गैसें इसे टकरा करके, डिस्टर्ब होकर के ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती है। ये जो गैसें हैं यहाँ पे मौजूद, ये भी कैसे घूमने लगेंगी? ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगती हैं। जब यह गैसें एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमती है तो क्या होता है कि ये एक गोल आकार, वृत्ताकार, सर्किल आकार में ये गैस अपने आप को आकृति बना लेती है और वह उसमें मोशन होने के कारण इस गोले में क्या होता है? केंद्र के तरफ, बाहर से केंद्र के तरफ बल लगता है, जिसको अभिकेंद्र बल बोलते हैं। इस अभिकेंद्र बल के कारण क्या होता है? इस अभिकेंद्र बल के कारण क्या होता है कि इस गोले में जो गैसें मौजूद हैं, यहाँ पे गैसें कुछ मौजूद होंगी, कुछ ही नहीं, बहुत गैसें मौजूद होती है, क्योंकि गैस का गोला ही तो बना है वो गोल। तो इसमें गैस मौजूद जो होती हैं उनका क्या होता है कि गैसेज ऑफ डेंसिटी, यानी कि उन गैसों का घनत्व तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि गोले में मौजूद हाइड्रोजन गैस के घनत्व अत्यधिक उच्च हो जाता है। ठीक है, पहली घटना अभिकेंद्र बल लगा। दूसरी घटना, इस अभिकेंद्र बल के कारण इस गोले में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व है अत्यधिक बढ़ जाएगा। जब इस हाइड्रोजन गैस का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि जब घनत्व बढ़ता है तो कोई चीज बहुत ही पास आ जाता है। ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे कि हाइड्रोजन गैस के जो कण थे वो काफी पास थे, तो वो क्या हुआ था कि उनका घनत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण हाइड्रोजन के नाभिक क्या करने लगे
कि आपस में संलयन करने लगे। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगी कि जब घनत्व बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा घनत्व जब बढ़ जाएगा इस गोले के अंदर, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं वो आपस में क्या करने लगेंगे, नाभिकीय संलयन करने लगेंगे। क्या करेंगे, नाभिकीय संलयन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा। क्या मिलेगा, हीलियम मिलने लगेगा। ठीक है, अब यह हीलियम क्या करेगा, यह हीलियम जो है, ये हीलियम जो है कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन के नाभिक जब आपस में संलयन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हीलियम मिल रहा है। अब यह हीलियम क्या करेगा, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, अत्यधिक ऊर्जा निकलेगी। और यह जो ऊर्जा निकल रही है, यही ऊर्जा तो क्या करेगी, एक नए तारों का निर्माण करेगी। क्यों, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ऊर्जा निकलेगी कि वह चमकने लगेगी, और चमक के साथ साथ क्या होगा कि उसमें बहुत ज्यादा रोशनी और ऊर्जा उसको मिलने लगेगी, और वह एक तारे में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं से एक नए तारे का निर्माण होगा। ये जो ऊर्जा तारे का निर्माण करेगी, इसी तारा को हम लोग बोलते हैं भ्रूण तारा। इस तारे को क्या बोलते हैं, भ्रूण तारा। भ्रूण तारा को हम लोग अंग्रेजी में प्रोटोस्टार भी बोलते हैं, एम्ब्रायो स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, ये घटना आपने देख लिया कि जब ये यहाँ की गैसें जब डिस्टर्ब हो जाती हैं, ये हमारे आकाशगंगा के घूमने के कारण, तो वो क्या होता है, गैस के गोले बन जाते हैं। जब वो गोले बन जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। उस अभिकेंद्र बल के कारण इस गोले में क्या होगा, अत्यधिक घनत्व उसका बढ़ जाएगा। उस घनत्व बढ़ने के कारण क्या होगा, इसमें जो मौजूद हाइड्रोजन होगा वो आपस में नाभिकीय संलयन करके हीलियम बनाएंगे। और जब यह हीलियम तैयार हो जाएगा तो उस हीलियम से अत्यधिक ऊर्जा प्रदान होगी, और वह ऊर्जा क्या करेगी, उसमें बहुत ज्यादा चमक पैदा करेगी, और वहीं से ये जो घूमता हुआ गोला है वह किस में तब्दील हो जाएगा, एक नए तारा का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे भ्रूण तारा। ठीक है, तो आप समझ गए कि भ्रूण तारा कैसे बनता है, उसके पीछे क्या फिजियोलॉजी है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो यह जो भ्रूण तारा है, यहाँ पे तारे का निर्माण हो गया। यानी आप यहाँ जितने भी तारे देख रहे हैं, ये जो भी डॉट 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 ब्लू कलर का है, ये सभी तारे हैं। ये तारे जब भी बने होंगे इसी फॉर्मेट में बने होंगे, इसी प्रक्रिया से बने होंगे, कोई और प्रक्रिया नहीं है तारे का निर्माण का। जब भी ये तारा बना होगा तो यह इसी प्रक्रिया से बना होगा, जो यहाँ पे प्रक्रिया हुई है कि गैसें डिस्टर्ब हुई होंगी, उसके बाद गोला का निर्माण हुआ होगा। उस गोले में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगना शुरू हुआ होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद क्या हुआ होगा कि उस गोले के अंदर अत्यधिक घनत्व बढ़ा होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयन किए होंगे। उसके बाद हीलियम का निर्माण हुआ होगा, जो हमको ये यूजुअली पता है कि हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण होता है, और उस हीलियम से अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होगा, और वही ऊर्जा क्या करेगी कि भ्रूण तारा का निर्माण करेगी, और वह गोल तारे की तरह दिखाई देता है। वैसे ही हमारा सन भी बना होगा, और भी तारे जो इसमें दिख रहे हैं वो वैसे सेम इसी प्रक्रिया से बने होंगे। यही एक प्रक्रिया है तारा बनने का, और कोई दूसरा प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब जो यह तारा बना है भ्रूण तारा, इसका देखेंगे हम कि तारों का जो जीवन है वो उसके रंग से पता चलता है कि अभी वो किस अवस्था में है। यानी कि सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, तारों का जीवन कैसे पता चलता है, रंग के आधार पे। कैसे पता चलता है, रंग के आधार पे। पहले तो हमने देखा तारों का उत्पत्ति, ये तारों का उत्पत्ति है, जो ये सारी चीजें घटनाएं हुई हैं। जब तारा बन गया तो फिर ये कितने दिन तक जीवित रहेगा। जैसे हम मानव हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम काफी छोटे होते हैं, भ्रूण होते हैं,
उस समय से हमारी जीवन कैसे चलती है, उसी तरीके से तारों का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। उस चक्र को हम लोग कैसे पता करते हैं, उस रंग के आधार पे कि वो अभी प्रौढ़ अवस्था में है, कि वो अभी बना हुआ है, या फिर वो अभी मरने की अवस्था में है, वो रंग बताता है। यानी कि जब कोई तारा बनता है, यानी कि भ्रूण तारा, यानी कि अभी अभी बना हुआ तारा होगा, तो उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग होता है बिल्कुल एकदम ब्लू कलर का होता है। फिर बाद में ये ब्लू बाद में फिर कैसा होने लगता है? उजला होने लगता है। ठीक है, उजला होने के बाद फिर कैसा होने लगेगा? नारंगी होने लगेगा। नारंगी होने के बाद लास्ट में क्या होता है? लाल। यानी कि जब कोई तारा लाल दिखने लगे तो समझ जाइए कि उस गोले के अंदर क्या होगा, इस गोले के अंदर ये जितना भी हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्रोजन खत्म हो चुका है। और हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन बंद हो जाएगी, संलयन बंद हो जाएगी तो हीलियम बनना बंद हो जाएगा। हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो चमकेगा नहीं, वो लाल दिखाई देने लगेगा। सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन खत्म, हीलियम बनना खत्म, हीलियम बनना खत्म तो वो चमकना खत्म, चमकना खत्म यानी कि वो तारा लाल हो जाएगा और वो रेड दिखने लगेगा। और इसी लाल दिखने वाले तारों को हम लोग बोलते हैं लाल दानव तारा। लाल दानव तारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेड जाइंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर किसी तारे का रंग ब्लू है तो उसमें हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा अधिकता होगी, उसमें हाइड्रोजन बहुत मौजूद होंगे, जिसके कारण उसमें नाभिकीय संलयन अत्यधिक ज्यादा हो रही होगी तो हीलियम ज्यादा बन रहा होगा। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन कम होने लगा तो उजला दिखेगा, बिल्कुल कम होने की कगार पे है तो नारंगी दिखेगा, एकदम से खत्म हो गया, नहीं है हाइड्रोजन, तो क्या होगा? वो लाल दिखेगा। यानी कि यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है, कुछ और अन्य गैसें हो सकती हैं जिसके कारण वह तारा जो है चमकने लगता है, या फिर उसमें और अन्य गैसों के कारण उसमें जो भी प्रक्रिया होंगी उससे वो रेड दिखने लगता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। इसमें ना के बराबर होता है, इसमें आधा के बराबर होता है, इस ब्लू वाले में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस वजह से यह ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो तारों का जो जीवन है वो रंग के आधार पर पता चलता है। आपने इस चीज को समझा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो लाल दानव तारा है, रेड जाइंट जो है, वो कैसे बनता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो लाल दानव तारा है वो कैसे बनता है। वो हम इसी फिगर से समझेंगे। जितना फिगर हम जैसे फिगर एक ही फिगर से काम चला रहे हैं, लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस फिगर को अलग अलग ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि और अच्छे से समझ आए। यहाँ हम देखते हैं ये जो तारा बना यहाँ पे, ये तो बनने की प्रक्रिया है। जब तारा बनेगा तो ये धीरे धीरे कहाँ खिसकेगा? ये आ जाएगा अंदर, हमारे आकाश गंगा के अंदर आ जाएगा। क्यों अंदर आ जाएगा? क्योंकि आपको पहले भी हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि हाइड्रोजन से भारी कौन होता है? हीलियम होता है। तो जब ये तारा भारी होने लगेगा, अपने आप में बहुत वजन हो जाएगा इसका, तो वो धीरे धीरे कहाँ खिसकने लगेगा? वो धीरे धीरे आकाश गंगा में खिसकने लगेगा। और जैसे ये अन्य तारे आकाश गंगा के चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ये बना हुआ भी तारा ऐसे ही आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा, क्योंकि ये भी इसी प्रक्रिया से बने होंगे और धीरे धीरे खिसक के यहाँ आ गए होंगे। कुछ तारे यहाँ है, धीरे 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 जब ये लाल दाना तारा में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये जाकर के इस बल्ज में समा जाएंगे, इस कृष्ण विवर में समा जाएंगे और यहाँ पे इनका अंत हो जाएगा। तो हमने तो देख लिया कि तारों का निर्माण कैसा होता है। अब ये लाल दाना तारा वो कैसे बनेगा, इसी को हमें समझना है। कहने का मतलब ये अभी अभी बना हुआ तारा है, इसको मान लेते हैं ये क्या है? भ्रूण तारा है, जिसको अभी हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया था। अब यह भ्रूण तारा लाल दानव तारा कैसे बनेगा? देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है वो जब खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाता है? लाल दानव तारा। यानी कि इसके अंदर अब ईंधन नहीं है, इसके अंदर अब हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होता है कि जब ये तारा बन रहा होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ और भी अन्य धूल कण इसमें मौजूद होते हैं। और जबकि आपको पता है हर एक तारा जो है अपने बिंदु पे, अपने एक्सिस पे वो घूमता है।
ठीक है। तो इस घूमने के दरमियान क्या होता है कि यहाँ का हाइड्रोजन तो खत्म हो गया है। हाइड्रोजन जब खत्म हो गया तो इसके अंदर क्या बचा है, सिर्फ धूल कण। अब उस धूल कण को क्या करता है कि ये गोला घूमने के दरमियान, ये जब तारा घूमता है तो इसके अंदर जो धूल कण है उससे मिल करके यहाँ एक क्रोड का निर्माण कर लेता है। ये सॉलिड क्रोड होता है, एकदम पत्थर के आकार का होता है, ये तारे के केंद्र में होता है, ठीक है। तो ये क्रोड का निर्माण करता है। इसको यहाँ में लिख देते हैं, ये क्या बनाता है भाई, क्रोड बनाता है, इसका नाम ही है क्रोड, ठीक है। तो जब इसके अंदर हमने ये समझा कि इसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, धूल कण है, उस धूल कण से मिल करके ये क्या बना रहा है, क्रोड बना रहा है। अब इस क्रोड में क्या होता है कि ये तो तारा घूम रहा है, अपना परिक्रमा कर रहा, अपना ये रोटेशन कर रहा है। जब ये रोटेशन कर रहा होता है तो इसमें क्या होता है, घूमने के कारण इसमें अत्यधिक ग्रेविटेशन फोर्स बनता है। जब ये घूमता है तो इसके अंदर क्या बनता है, ग्रेविटेशन फोर्स बनता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बन रहा होता है, इसके अंदर क्या बनता है, गुरुत्वाकर्षण बल बन रहा होता है इसको घूमने के कारण। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ये जो क्रोड है आसपास के और धूल कणों को वो क्या करता है, अपने पास, अपने नजदीक खींचने का कोशिश करता है। आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को अपने तरफ खींचता है। वही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। जो धूल कण बच गई है, हाइड्रोजन तो है नहीं, और ये जो तारा है ये घूम रहा होता है, और ये तारा कैसा होता है, लाल दानव तारा होता है, ठीक है। ये कैसा तारा है, लाल दानव तारा है। इसको कहीं ऐसे लिख लेते हैं, ये कैसा तारा है, लाल दानव। लाल दानव कैसे बना है, हाइड्रोजन खत्म नहीं है इसके अंदर, हाइड्रोजन बचा है धूल कण। उस धूल कण के कारण यहाँ बीच में क्रोड बना है। क्रोड सॉलिड होता है, ये क्रोड जो है कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब ये तारा घूम रहा होता है तो इसके आसपास में धूल कण जो बचे होते हैं उसको अपने पास खींचने का कोशिश करता है। उस खींचने के दरमियान क्या होता है, आपस में रगड़ होने के कारण इसमें ब्लास्ट हो जाता है। इस तारे में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट। इसी विस्फोट को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। जब इसमें विस्फोट हो जाएगा तो क्या नाम दिया गया है इसका, सुपरनोवा विस्फोट। अब देखिए ये जो विस्फोट हुआ तो ये तो फट गया तारा, चारों तरफ इधर उधर ब्रह्मांड में फैल जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, कुछ गैस बची होंगी यहाँ पे जो यहाँ नीचे गिर जाएंगी ब्रह्मांड में ऐसे। और ये जो क्रोड है ये टूट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे कहीं ब्रह्मांड में गिर जाएगा, इधर कहीं ये क्रोड जो है इधर कहीं गिर जाएगा। अब ये जब ऊपर से गिरेगा तो पहले से ही ये अपने तारे के अंदर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब नीचे आएगा तो और ये घूमते हुए आएगा और आकर के ब्रह्मांड में, इधर ब्रह्मांड में कहीं भी गिर जाएगा। और वो क्या करेगा, वहां के आसपास के कण से, आसपास के जो कण हैं इनसे टकराएगा तो उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगा। जब ये नाचते हुए क्रोड टूट करके नीचे गिरेगी, जब इसमें ब्लास्ट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, तो इसमें जो गैसें बची हैं वो कहाँ गिर जाएंगी, यहाँ पे नीचे कहीं। क्योंकि ये जो हमारी आकाशगंगा है इसको खींचना चाहेगा, इसलिए इसके आसपास ही रहेगी। क्रोड भी तेजी से निकलने के कारण कुछ दूर आएगा, लेकिन आकर के ये ब्रह्मांड में ही गिरा रहेगा। और जब यहाँ से आएगा नीचे तो काफी तेजी से घूमते हुए आएगा और आसपास के यहाँ कण से ये टकराएगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा। इस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, इसमें चमक होगी। और यह चमक जो है, ये चमक जो है हमें बाहर से दिखाई देगी, एकदम बिल्कुल चमकते हुए, सूर्य के तरह चमकते हुए दिखाई देगी। एक्चुअल में सूर्य के तरह ही नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा दिखेगा कि यह चमक रहा है। और इसी चमकते हुए क्रोड का नाम दिया गया है न्यूट्रॉन तारा। क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, समझ गए। ये जो न्यूट्रॉन तारा है कैसे बना है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद जब किसी तारे का जीवन समाप्त हो जाता है, वो लाल दानव तारा बन जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ अन्य गैसें होती हैं और कुछ धूल कण होते हैं। उसके कारण, वो घूमने के कारण उस तारे के अंदर क्रोड का निर्माण हो जाता है। और वह क्रोड क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आसपास के गैसों को अपने पास खींचता है, जिसके कारण टकराव होती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट कहलाता है सुपरनोवा विस्फोट। इस ब्लास्ट के बाद जो ये क्रोड है टूट करके यहाँ कहीं
हमारे ब्रह्मांड में गिर जाता है, और जब गिरता है तो जहां जा करके रुकता होगा वहां पे तो घूम रहा होता है, और जो उसके आसपास की कण है, जो गैसें हैं, उसे वो टकरा करके उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण उसमें चमक होती है, इसलिए इस प्रकार के इस क्रोड को हम लोग न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, क्योंकि ये चमक रहा होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर कोई तारा जितना बड़ा होगा उसका क्रोड उतना ही छोटा होगा। अगर कोई तारा जितना छोटा होगा उसका क्रोड भी उतना ही बड़ा होगा, यानी जस्ट उल्टा। ये याद रखने वाली चीजें हैं, वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बड़े तारों का क्रोड कैसा होता है, छोटा की बड़ा, छोटे तारों का क्रोड बड़ा होता है कि छोटा। ये हो गया। तो लाल दानव तारा में विस्फोट हुआ, यानी कि सुपरनोवा विस्फोट हुआ, क्रोड नीचे गिरा और न्यूट्रॉन तारा बना। क्लियर? ये चीज आप समझ गए। अब एक और चीज हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी वैज्ञानिक थे डॉक्टर एस चंद्रशेखर, उन्होंने, इसको हम मिटा देते हैं, आप उतना देर में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक थे डॉक्टर एस चंद्रशेखर, इन्होंने एक सीमा बताया था, एक लिमिट दिया था, है ना। इन्होंने एक सीमा बताया था। आधार किसको माना था इन्होंने, ये सीमा देने का, ये आधार माने थे सूर्य को। ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया आपको बताना कि जो सन है हमारा, सेकेंड जनरेशन का सन कैसे हुआ। सेकेंड जनरेशन का सन इसलिए हुआ कि ये जो तारा फर्स्ट बार जो बना, ये जो तारा हम जिसकी बात कर रहे हैं, भ्रूण तारा, ये प्राथमिक तारा है। ये कैसा है, ये प्राथमिक है ना। अभी अभी जस्ट बना है, अभी जस्ट बना है, नया जीवन हुआ, वो प्राथमिक तारा है। और सूर्य जो है हमारा द्वितीय प्रकार का तारा है, सेकेंड जनरेशन का तारा है। वो कैसे है, इस जब लाल दानव, किसी भी लाल दानव तारा में जब विस्फोट होगा, तो वो जो विस्फोट होने के बाद जो उससे गैसें निकल के यहाँ ये गिरी हुई हैं, ये जो गैसें देख रहे हैं, ये गैस वापस से आकाशगंगा के चलते, आकाशगंगा के रोटेशन के चलते, ये वापस से फिर कहाँ पहुंचती है, यहाँ पे आकाशगंगा की जो तीसरी प्रारंभिक भुजा है वहां पे ये पहुंचती है। और फिर से क्या होता है, वहां पे मौजूद जो गैसें होते हैं उनके साथ मिल करके, और वैसे ही फिर गैसों का गोला बनना, गोला बनने के बाद उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना, अभिकेंद्र बल का लगना, अभिकेंद्र बल के कारण डेंसिटी ऑफ गैस का बढ़ना। कहने का मतलब कि वहां पे गैसों का घनत्व बढ़ जाना है, जिसके कारण हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिल करके नाभिकीय संलयन करके हीलियम बनाते हैं। और तब उसके बाद जो तारे का निर्माण होगा वो सेकंड जनरेशन का तारा होता है। वही हमारा सन है, सेकंड जनरेशन का तारा, वो फर्स्ट जनरेशन का तारा नहीं है। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं साइड में कि हमारा जो सूर्य है वो सेकंड जनरेशन का तारा है। कैसे है आपको हमने बता दिया। अब यहाँ पे समझते हैं, एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर एस चंद्रशेखर, इन्होंने एक सीमा बताया था, एक लिमिट बताया था कि किस प्रकार के तारों के विस्फोट से कैसा तारा बनेगा। ठीक है। तो उसका आधार इन्होंने क्या रखा था, सूर्य। क्या आधार रखा था, सूर्य। अब इन्होंने 3 लिमिट दिया था, 3 बातों को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से छोटा एवं बराबर हो तो वैसे तारों में जब विस्फोट होगा तो क्या बनेगा, सफेद वामन तारा। इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है। समझेंगे इस चीज को, बहुत इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये कह रहे हैं अब पहला वाला जो चीज है
चंद्रशेखर के हिसाब से अगर इसको समझा जाए तो इन्होंने कहा था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान, अगर कोई अन्य तारा है उसका द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से छोटा हो और चाहे 1.44 के बराबर हो, बड़ा नहीं बराबर हो, वैसे तारों में अगर विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? सफेद वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है। दूसरा चीज इन्होंने कहा था, वही चीज सेम है, इसको लिखने की बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, सेम चीज है, उसको आप लोग समझ लेंगे कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, ये चीज आप रिपीट करेंगे कॉपी में कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, आप लोग इसको रिपीट करेंगे, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से और अधिक बड़ा हो तो वैसे तारों में जब विस्फोट होगा, तो क्या बनाएगा? वैसे तारों में जब विस्फोट होगा तो वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ये दूसरा लिमिट उन्होंने दिया था। तीसरा लिमिट उन्होंने दिया था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, इस चीज को आप रिपीट करेंगे, अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से 3 गुना से भी बड़ा हो, तो वैसे तारे में जब विस्फोट होगा तो क्या बनेगा? फ्रोजन स्टार बनेगा। इन्होंने 3 लिमिट दिया था। पहला लिमिट था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से छोटा हो या बराबर हो, बड़ा नहीं, तो वैसे तारों में विस्फोट होगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से अधिक हो तो वैसे तारों में विस्फोट होगा तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। तीसरा इन्होंने कहा था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से 3 गुना से ज्यादा अगर बड़ा हो, वैसे तारों में विस्फोट होगा तो फ्रोजन स्टार बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, हमारा सूर्य जो है इसी को आधार बनाया गया है, यानी कि ये 1.44 से छोटा है, यानी कि इसका आधार बना करके इससे बड़ा, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 बड़ा, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान 1.44 से छोटा लिमिट दिया गया। इसलिए अगर सूर्य में, अगर आने वाले समय में जब इसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, जब इसका संलयन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनना बंद हो जाएगा, तो ये भी एक बार ऐसा समय आएगा कि हमारा सूर्य भी क्या बन जाएगा? लाल दानव तारा बन जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा। और जब सूर्य में विस्फोट होगा तो वो कैसा बनेगा, कैसा तारा बनेगा? वो वापस से फिर व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से आप इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ स्पेशल बातें, स्पेशल पॉइंट इसी से रिलेटेड है, स्पेशल पॉइंट उसको लिखते हैं। अब हमारी आकाश गंगा जो है मंदाकिनी, तो हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक वाली आकाश गंगा कौन सी है? नजदीक वाली आकाश गंगा कौन सी है भाई? एंड्रोमिडा है। ठीक है। दूसरा चीज देखते हैं, जो हमारा सन है, हमारा जो सन है, सूर्य है, इसके नजदीक 2 तारे हैं। पहला सबसे नजदीक जो तारा है
उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसको प्रोक्सिमा सेंचुरी ही लिखेंगे। दूसरा सबसे सन से नजदीक तारा है साइरस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डॉग स्टार। अब ये जो साइरस है इसका भी दो विशेषता है। ये हमारे सन से, ये जो हमारा सन है इससे 2 गुना द्रव्यमान का है। ये कितना है? 2 गुना द्रव्यमान का है, यानी कि 2 गुना बड़ा है। ठीक है, और सन से कितना चमकीला है? 20 गुना ज्यादा चमकीला है। कितना है भाई? 20 गुना ज्यादा चमकीला है। ठीक है, लेकिन दूर होने के कारण ये हमें उतना प्रभावशाली या फिर सन के तरह प्रभावशाली नहीं दिखता है, नहीं पता चलता है। ये दूर है, हमारे सन से काफी दूर है, सेकंड लॉन्गेस्ट, और ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। कहने का मतलब कि सबसे पहला नजदीक ये तारा है और दूसरा नजदीक ये तारा है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी में ऐसा कोई बात नहीं है कि सन से ज्यादा वो है, लेकिन साइरस में ये सारी विशेषता है। जो 2 विशेषता है उसको मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज है, हम हमेशा एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष ये जो है दूरी की इकाई है, यानी कि इससे हम लोग क्या करते हैं? दूरी मापते हैं। इसे क्या नापते हैं? दूरी मापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? पूरे एक वर्ष में, यानी कि सन का प्रकाश, यानी कि सन के द्वारा, यानी कि सूर्य के द्वारा पूरे साल भर में सूर्य के द्वारा, उसके मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा, 1 मिनट इसको कर लेंगे, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पूरे साल भर में तय की गई दूरी, पूरे साल भर में तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा सन है, सन का जो प्रकाश है पूरे साल भर में जितना चलता है वो उतना दूरी को हम लोग कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर है। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष। और आपको पता है प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की जो चाल है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में। और आप समझिए कि ये प्रकाश वर्ष कितनी बड़ी दूरी है, ये दूरी की इकाई है, जिसमें कि पूरे साल भर जो प्रकाश चलती है, जितनी दूर चलेगी वो एक प्रकाश वर्ष होगा, जिसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो 9.46, ये 6 है, इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको आप लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर हम लेके आएंगे सेम ऐसे ही बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक आज के लिए क्लास हम लोग यही खत्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू।